गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीनएक्स स्टडी परिवार में। और मेवाड़ के इतिहास से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अल्लट की अपन ने कल बात कर ली थी और अल्लट से आगे अब हम राजस्थान के इतिहास को, जो मेवाड़ का गोहिल राजवंश है, उसको वहां से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करते हैं और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ इसे शेयर करते रहे। ठीक है, बिना टाइम गवाए अपन चलते हैं मेवाड़ के गोहिल राजवंश के पास। तो यहाँ पर गोहिल राजवंश का जो आधार वाक्य था, यानी कि ये जो अपने आप को मैंने बात कही थी कि अपने आप को हिंदुआ सूरज समझते थे, और यहाँ के राज चिन्ह में एक लाइन अंकित है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी कि अपने आप को धर्म के रक्षक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आधार वाक्य था, मैंने अभी कहा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी कि अपने आप को धर्म के रक्षक के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया था। अब अल्लट से आगे, अल्लट वाली कल अपन ने बात कर ली थी, नौकरशाही का गठन इसने किया था और राजधानी इन्होंने चेंज की थी, नागदा के स्थान पे आहड़ इन्होंने बनाई थी। तो अल्लट के बाद में एक शक्ति कुमार शासक हुआ। हालांकि आपको शक्ति कुमार का ज्यादा याद नहीं करना है, ये एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ, लेकिन इसके काल का एक जो अभिलेख है वो मिल गया, और जो ये बताता है कि उन्होंने, यानी कि अल्लट ने हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि हूण राजकुमारी थी। चलो आगे उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे एक शासक और हुआ, रण सिंह। रण सिंह का भी यहाँ ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर इतना थोड़ा सा ये आपको याद रखना है कि रण सिंह के दो पुत्र हुए। रण सिंह का एक पुत्र था क्षेम सिंह, आपको ये यहां याद रखना। इसके कितने पुत्र हुए? दो। इसको ज्यादा नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक क्षेम सिंह था और इसका दूसरा एक पुत्र था राहब, बस। इसके टाइम क्या हुआ कि ये जो शाखा है, ये गोहिल शाखा है, या इसको कहते हैं कि रावल शाखा है, ये यहाँ पर दो भागों में बट गई, यानी कि इसके पार्ट हो गए, यहाँ पर दो भागों में ये शाखा बट गई। इसके कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। अब यहाँ पर क्षेम सिंह जो है, ये इसके पास तो कौन सी रही? ये जो मूल जो गोहिल शाखा है, मूल जो रावल शाखा है, वो इसके पास रही। किसके पास? क्षेम सिंह के पास, यानी कि शासक यही रहा। और ये जो है, इसको एक अलग से थोड़ा छोटा जो ठिकाना है वो दे दिया गया, और यहाँ पर एक सिसोदा ठिकाना जो है वो इसको दे दिया कि तू यहाँ का शासक रह जा, यहाँ का सामंत बन के रह जा। तो राहब सिसोदा का क्या बन गया? सामंत बन गया। लेकिन सेवा किसकी करेगा? सेवा तो ये क्षेम सिंह की ही करेगा। तो यहाँ पर सिसोदा, और यहाँ पर सिसोदा का सामंत बन गया राहब, तो यहाँ पर सिसोदा एक नई शाखा ने जन्म ले लिया। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिसोदा शाखा का जो संस्थापक है वो कौन है, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? राहब। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसी के बाद से, यानी कि ये शाखा जो है वो आगे जाके अपन पढ़ेंगे, तो ये शाखा जो है वो आगे जाके बंद हो रही है, इस शाखा का अंत हो रहा है। और मेवाड़ में ये शाखा जो है वो हम्मीर के काल से वापस उठ के आ रही है। हम्मीर, अब आगे पढ़ेंगे कि यहाँ का शासक एक हम्मीर जो है वो इस शाखा का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। यही शाखा जो बाद में है वो मेवाड़ में आगे चलती रही। तो प्रश्न कहां से है? वापस देखें कि सिसोदा शाखा, सिसोदा गांव का सामंत ये बन गया, राहब बन गया, और यहीं से सिसोदा जो शाखा है उसका जन्म हुआ, और पहला जो शासक है वो बना हम्मीर, जिसकी अपन बाद में आगे थोड़ी चर्चा या बातचीत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया राहब, सिसोदा शाखा का संस्थापक राहब। अब थोड़ा चलते हैं आगे। अगला जो शासक है वो कोई ढंग का जो शासक आ रहा है वो आता है अपने जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने देखिए क्या किया है। जैत्र सिंह के टाइम पर क्या हुआ है कि यहाँ पे दिल्ली का शासक, दिल्ली का मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, यहाँ पे ये दिल्ली का शासक यहाँ पे बैठा है। दिल्ली का शासक, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश यहाँ बैठा है।
तो यहाँ पे जेतर सिंह बैठा है चित्तौड़ की तरफ और उधर इल्तुतमिश बैठा है, तो दोनों के बीच में क्या है, भिड़ंत तो होनी है। तो दोनों के बीच में इसमें और इसमें भिड़ंत हो गई जोरदार, और जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को ऐसा ऐसा मारा कि इसको भूत बना के वहां से भागना पड़ा। यानी कि बहुत बुरी मार मारी। किसने? जेतर सिंह ने इल्तुतमिश के। इतनी लातें मारी कि ये क्या है, भूत बना के भाग गया। भूताला का युद्ध। जेतर सिंह पराक्रमी शासक था, इल्तुतमिश से भिड़ंत होनी है, और ये 1227 में ये युद्ध हो गया। दोनों के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई और इसको इतनी लातें मारी इल्तुतमिश के कि ये भूत बन के वहां से भाग गया। लेकिन भागते भागते कुछ गड़बड़ काम कर गया। देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या करके गया है ये। चले आगे चलते हैं। भूताला का युद्ध हुआ और इस भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश क्या हुआ, हार गया। लेकिन भागती हुई हारती हुई सेना ने क्या किया, भागते हुए इसने जो नागदा नगर है, इस नगर को नष्ट कर दिया। भागते हुए क्या किया, नागदा नगर को नष्ट किया, तोड़ फोड़ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा यहां। भूताला का युद्ध। अब यहां पर भूताला का जो युद्ध हुआ है, इस भूताला के युद्ध में यहां पर इसके दो सेना नायक थे, और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन याद रखना। जेतर सिंह के दो सेना नायक हैं, एक है मदन और एक दूसरा है बालाक। यहां पर इसके दो सेना नायक थे, वेरी मोस्ट, मदन और बालाक इसके दो सेना नायक थे, और इन दोनों ने इतनी वीरता का परिचय दिया कि ये अपने दिल्ली की तरफ भाग लिया। तो इस जेतर सिंह ने अब एक नई राजधानी बना ली, और यहां पर तीसरी जो राजधानी है वो अब बन रही है, कौन सी? अब तीसरी राजधानी बनी चित्तौड़। प्रश्न ये पूछा जाए कि चित्तौड़ की या मेवाड़ की थर्ड राजधानी किसने बनाई चित्तौड़ को, तो अपना आंसर आना चाहिए, जेतर सिंह ने इस राजधानी को बना दिया। चलो बात हो गई कि जेतर सिंह ने तो बना दी, तीसरी राजधानी बना दी चित्तौड़, और यही जो राजधानी है वो आगे चलती रही, और लगभग 1576 तक ये राजधानी चलती रही। अब चलते हैं, इसको तो आगे देख लेंगे कब से कब तक चली है, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि राजधानी बनाई तीसरी ये चित्तौड़। तो यहां पर जेतर सिंह एक पराक्रमी शासक हुआ, और ये सारी जानकारी हमें कहां से मिल ली, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, इसे और लगा ले। मैंने फिर से कहा है कि आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन जो बोर्ड है अपना राजस्थान का, ये बार बार परीक्षा का पैटर्न जो है फ्रेंड्स बदल रहा है। फ्रेंड्स पैटर्न बदल रहा है तो परीक्षा में प्रश्नों के पूछे जाने का जो तरीका है वो भी बदलेगा। यहां पर अब पहले क्या है, युद्धों की बात करता था, फिर उसके बाद युद्ध में जो सेना नायक है उनकी बात करने लग गया, फिर उसके बाद आजकल क्या है, अभिलेख भी पूछने लग गया। अभी टेक्निकल एग्जाम की हुई थी तो उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि रसिया की छतरी का जो लेख है वो कहाँ है। अब हम पढ़ते हैं ये वाली चीजें सारी की सारी, अभिलेख से संबंधित अपन पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट ले रहा हूँ वो कहाँ से लिया गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रसिया की छतरी का लेख अपन ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, क्या कहता है, तो यहां पर एक अभिलेख मिला है, चिरवे का अभिलेख, वेरी मोस्ट, चिरवे का अभिलेख। और ये कहां मिला अपन को, ये मिल गया अपन को, यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा को अभिलेख मिला उदयपुर में। और ये अभिलेख चिरवे का जो है वो क्या कहता है, ये इस जेतर सिंह को यहां पर पराक्रमी शासक बताता है। जेतर सिंह को पराक्रमी शासक बताता है। और एक बात इसमें और है कि इस चिरवे के अभिलेख में राजस्थान में सती प्रथा की सबसे पहली जानकारी यही देता है। सती प्रथा की प्रथम जानकारी कौन देता है, यही देता है।
ये बताता है कि यहाँ पर सती प्रथा विद्यमान थी। यानी कि सती प्रथा की बात सबसे पहले कहाँ अपन को पता चलती है? अपन को पता चलती है, बताता है चिरवे का अभिलेख बताता है कि यहाँ सती प्रथा इस तरह से होती थी। तो ये तो बात हो गई जेतर सिंह की। वापस एक बार फिर से देखते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश को कि क्या है। अब यहाँ पर इल्तुतमिश के बीच में और जेतर सिंह के बीच में युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध। जस्ट अपन ने अभी बात की है, इल्तुतमिश वर्सेस जेतर सिंह के बीच में युद्ध हुआ। जेतर सिंह यहां पे विनर बन के उभरा। जीता कौन? जेतर सिंह, सही बात है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो भी युद्ध हुआ, जिस प्रकार के भी संबंध हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रंथ मिलता है। वेरी मोस्ट ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन लिखता कौन है? यहां पर इस ग्रंथ को लिखने वाला है जय सिंह सूरी। सूरी जो भी आते हैं वो सारे के सारे जैन कवि हैं, ये ध्यान रखना है अपन को। जिनके पीछे भी सूरी लगा हुआ है वो सारे के सारे जैन कवि हैं। अब जय सिंह सूरी ने एक गड़बड़ कर दी, वो भी अपन यहां देख लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये देखते हैं। हमीर मद मर्दन, ये तो सीधा पूछ लेगा किसका ग्रंथ है? जय सिंह सूरी का ग्रंथ है। अब यहां पर ये प्रश्न पूछेगा, ये ध्यान रखना, जय सिंह सूरी कृत हमीर मद मर्दन में हमीर किसको कहा गया है? ये प्रश्न पूछेगा। हमीर किसको कहा गया है? तो आप अपने पास ऑप्शन देखो क्या क्या मिलेगा। फिर से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा? जय सिंह सूरी कृत हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया या हमीर की उपाधि किसको दी गई है? ऑप्शन पहला जेतर सिंह। और अपन साधारण क्या करेंगे, देखिए उसका आंसर क्या दे के आएंगे, ये दे के आएंगे इल्तुतमिश, तीसरा या सी हमीर, और चौथा कोई भी दे देगा, अल्लट दे देगा, बप्पा रावल दे देगा, कुछ भी चौथा ऑप्शन ये हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये पूछेगा कि हमीर मर्दन मद मर्दन इसमें कौन सा क्या है, देखने की कहाँ जरूरत है, सीधा करेंगे हमीर किसको कहेगा? हमीर इसी को कहेगा। अगर किसी को ये बुक याद है कि इन दोनों के बीच में युद्ध की बात करता है हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी, तो हो सकता है जेतर सिंह को कहा है, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। यानी कि हमीर किसको कहा है? इल्तुतमिश को कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी परीक्षा वाला इस प्रश्न को ठोक सकता है। देखते हैं इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जय सिंह सूरी से गड़बड़ क्या हुई कि यहां पर इसने क्या किया, इस हमीर को लिखने वाला तो था वो अमीर, यानी कि मुस्लिम जो तुर्क शासक हैं उनको अमीर कहा जाता था, अमीर की उपाधि थी। मद का मतलब उसने लिया घमंड से अर्थ लिया, और मर्दन का मतलब है नाश से उसका लिया, यानी कि किसी अमीर व्यक्ति के घमंड का नाश किया। किसने? जेतर सिंह ने। तो यहां पर हमीर उसने किसको कहा? इल्तुतमिश को, लेकिन अमीर की जगह उसने हमीर लिख दिया और ये गड़बड़ उसके इतिहास में हो गई। आपको याद रखना है कि हमीर किसको कहा है? इल्तुतमिश को कहा है, बस ये याद रखना। अब इल्तुतमिश ये बात हो गई, जेतर सिंह हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, फिर से थोड़ा सा देखते हैं। जेतर सिंह के बाद अगला शासक बना तेज सिंह। ज्यादा इसका तेज सिंह नहीं करना है, तेज का मतलब आपको तेज ही रखना। तेज सिंह इतना याद रखना है, तेज सिंह कोई शासक बना, बाकी इसके इतना कुछ काम का अपने नहीं है। बाकी एक तेज सिंह के काल का एक काम जो है वो अपने काम का है। तेज सिंह के काल का काम यह है कि इसके काल में एक ये नाम अपन को मिल गया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी
नाम को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे बाबा रामदेव की कंपनी का, पतंजलि कंपनी का कोई कीड़े मारने का चूर्ण हो। ठीक है, तो यहां पर एक ग्रंथ ये मिला और ये ताड़पत्र पर, ताड़पत्र यानी कि ताड़ का जो पत्ता है उस पर, ताड़पत्र पर चित्रित ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ है। किसके काल का है? तेज सिंह के काल का है। परीक्षा में देखो प्रश्न ये तो पूछ लिया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो गया चूर्णी, यानी कि कीड़े मारने का बाबा रामदेव का चूर्ण, ताड़पत्र पर चित्रित है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसको लिखा किसने, इसका रचयिता कौन, लिखने वाला कौन है? तो यहाँ पे चूर्ण के लिए अपन यहाँ पे एक नाम लेते हैं, कमल चंद्र। बस इसका राइटर है, लिखा किसने? इसको लिखा है कमल चंद्र ने। फिर से याद कैसे करना है? प्रश्न 3 तरह से पूछेगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ये। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसका राइटर कौन है? कमल चंद्र है। अगला, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कमल चंद्र ने लिखा था, ये किसके काल का है? तो ये है गुहिल शासक तेज सिंह के काल का है। बस गुहिल का, ये तेज सिंह का, ये यहाँ पर यही अपन को नाम याद रखना, बाकी तेज सिंह से इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने सामने नहीं आता। ठीक है, अगला शासक याद नहीं रखना है। अगला शासक एक बना था, समर सिंह बना था, आपको तो इतना याद रखना है। समर सिंह शासक बना था और इस समर सिंह ने क्या किया, उधर अजमेर का शासक कौन था? अजमेर का शासक एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अजमेर का शासक उस समय था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो संयोगिता वाला है और जिसकी बात हम करते हैं, चंद्रबरदाई वाला, यही पृथ्वीराज चौहान है। तो यहां पर ऐसा हुआ कि इस पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पुत्री प्रभा का विवाह इसके साथ कर दिया। किसके साथ? समर सिंह के साथ कर दिया प्रभा का विवाह, यानी कि बहन है किसकी? पृथ्वीराज चौहान की प्रभा है, और विवाह किसके साथ हो गया? इसके साथ हो गया। तो यहां पर जब पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध लड़ा था, किसके खिलाफ? मोहम्मद गोरी के खिलाफ तराइन का युद्ध लड़ा 1192 ईस्वी में। ठीक है, जब तराइन का सेकेंड वार हुआ था 1192 ईस्वी में, तो ये समर सिंह किसकी तरफ से लड़ा था? समर सिंह पृथ्वीराज की तरफ से लड़ा था, और यहां पर उस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुआ था। एक बार प्रश्न मारवाड़ वाले से भी पूछा था, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा गुहिल शासक पृथ्वीराज की तरफ से लड़ा था? यानी कि समर सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र हो गए, समर सिंह के पुत्र हुए 2। यहां पर एक हुआ रतन सिंह, जिसकी बात अपन यहां करेंगे, और ये गोहिल वंश का अंतिम शासक है। और यहां पे एक बेटा हुआ कुंभकर्ण। ठीक है, यहां पर पीछे वाले वीडियो में अपन ने जब कल बात की थी, तो उस समय हमने बताया था कि ये तो चला गया कहाँ? नेपाल चला गया। गया कहाँ में? चला नेपाल, और नेपाल में जाके उसने गुहिल वंश की स्थापना कर दी। नेपाल में गुहिल वंश चलाया इसने। किसने चलाया? कुंभकर्ण ने चलाया। बच गया कौन? यहाँ रतन सिंह बच गया, और ये रतन सिंह ही अब गुहिल शासक का या गुहिल वंश का अंतिम शासक होने वाला है। और अब इसकी बात अपन यहाँ करते हैं आगे। शासक आ रहा है लास्ट, जिसकी अपन काफी बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। इसके ऊपर हाल ही में अभी फिल्म भी बनी थी पद्मावत, और उसके लेकर काफी विवाद भी हुआ था। ठीक है, विवाद में अपन नहीं पढ़ते हैं, अपन तो सीधा चलते हैं रावल रतन सिंह के पास। रावल रतन सिंह के पास
यहां पर अपने सामने कौन कौन सी चीजें जो है वो नई उठ के आ सकती हैं। रावल रतन सिंह, हाँ ये याद रखना है कि ये 1302 ईस्वी में शासक बना, 1302 में शासक बना, ये प्रश्न पूछा जा सकता, ये अपने काम का है। 1302 में शासक बना, और किसी का नहीं पूछा जाएगा रतन सिंह का, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है इसका ये वर्ष, इसलिए ये पूछा जाएगा। कंफ्यूजन क्या है अभी देखो मैं क्लियर करते हैं अपने सामने, आपके सामने। रावल रतन सिंह 1302 में शासक बना, इसके काल की गड़बड़ क्या हो गई, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का सुल्तान कौन आ गया इसके सामने, अलाउद्दीन। दोनों की भिड़ंत हुई और ये काफी प्रसिद्ध है राजस्थान में, अलाउद्दीन खिलजी। आया क्यों था, क्या काम था इसको राजस्थान में, इतनी दूर से आया था ये? तो सबसे पहला कारण तो यही था कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी आकांक्षा जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण ये हो सकता था कि यहां से जब वो दिल्ली से ये गुजरात या मालवा अभियान पर आता था वो कभी कभी, तो उसको कहां से, चित्तौड़ से होके आना पड़ता था। कहां से आना होता, चित्तौड़ से होके आना पड़ता, उसकी सेनाएं चित्तौड़ से आती थी। तो ये गुहिल शासक जो है वो उसकी सेना को आने या जाने के लिए क्या है, कुछ वसूली करते थे, और इस वसूली से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो थोड़ा सा खिन्न भी था। तो उसने ये तय कर लिया कि मुझे इस चित्तौड़ को विजय करना है, और एक जो है वो पद्मिनी वाली या पद्मिनी को पाने की इच्छा जो है उसकी पद्मावत के अनुसार, जो मलिक मोहम्मद जायसी उसका राइटर है वो कहता है, उसकी बात भी कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल अपन आगे बढ़ाते हैं इसको, अलाउद्दीन खिलजी को। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, और इसके काल में दोनों के बीच में भिड़ंत होनी है, प्रथम साका होना है, चित्तौड़ का प्रथम साका, चित्तौड़ का प्रथम साका। साका का मतलब है, साका का मतलब जौहर भी हुआ प्लस केसरिया भी हुआ, जौहर प्लस केसरिया। यानी कि क्या, जौहर क्या है, यानी कि जब शत्रु सेना से पूरी तरह से गिर जाते थे कोई भी राजस्थान वाले, राजपूत काल वाले, तो उस समय महिलाएं जो हैं वो अपनी आन बान या शान या अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अग्नि में कूद जाती थी। इसको अपन काफी सभी जानते हैं, ये जौहर कहलाता है। और जब विजय की कोई आशा नहीं रहती कि अपन अब जीतने वाले नहीं है, तो उस समय जो पुरुष हैं वो केसरिया बाना धारण करते और युद्ध पर टूट पड़ते, यानी कि शत्रु पे टूट पड़ते। जो कुछ परिणाम होना है उसकी उन्हें चिंता नहीं थी। तो यानी कि जब शत्रु पे टूट पड़ते, विजय की कोई आशा नहीं होती थी, तो उसके बाद जौहर होता था ये, तो उसको सम्मिलित रूप से कहते हैं साका। ये तो चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है। तो रावल रतन सिंह के काल में ये घटना हो गई। अलाउद्दीन खिलजी आया, जनवरी में आया, ठीक है, टाइम कभी नहीं पूछेगा, जनवरी 1302, सॉरी 3 में तो शासक बना है, जनवरी 1303 में आया। चित्तौड़ के इसने घेरा डाल दिया, चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया, लेकिन घेरा डाल के पड़ा रहा, कुछ काम नहीं आया, और घेरा डालते डालते अगस्त आ गया 1303। युद्ध होना है। इस युद्ध में पद्मिनी के, जो इसकी रानी थी, किसकी, रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी का एक तो था भाई, और इस पद्मिनी का एक था भतीजा। यह प्रश्न परीक्षा आरएस में पूछा गया था कि गोरा और बादल कौन थे, पद्मिनी के क्या लगते थे। तो ये गोरा जो था ये तो था इसका भाई, और ये इसका था भतीजा, गोरा और बादल। दो सेना नायक इसके थे रावल रतन सिंह के, जो पद्मिनी के एक भाई था और एक दूसरा भतीजा था। यहां पर इन दोनों ने वीरता का परिचय दिया, और जब विजय की कोई आशा नहीं रही तो उसके बाद चित्तौड़ में
क्या हो गया, प्रथम शाखा हो गया, जौहर किया। और इस जौहर में लगभग 1600 जो स्त्रियां हैं, 1600 महिलाएं जो हैं वो जौहर में शामिल हुई। यहां पर उसकी दो रानी, यानी कि एक तो पद्मिनी है ही, एक तो पद्मिनी है ही, और एक उसकी दूसरी रानी थी नागमती। इन दोनों ने जौहर किया, पद्मिनी और नागमती। 1600 रानियों के साथ जौहर हुआ और ये अपने चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई ऊपरी तौर पर इसकी। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिख दिया, और पद्मावत ग्रंथ क्या कहता है उसकी बात देखिए, अपन यहां कर लेते हैं क्या कहता है वो। रावल रतन सिंह पद्मावत ग्रंथ के अनुसार क्या बात कर लेता है और क्या गड़बड़ कर दी उसने, ये भी अपन देख लेते हैं। अब देखिए पद्मावत ग्रंथ क्या कहता है। पद्मावत ग्रंथ कह क्या देता है, बात क्या करता है, तो देखिए पद्मावत ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये घटना कब की है, ये 1303 की है, और ये लिख कब रहा है, ये 1540 में लिख रहा है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ लिख रहा है 1540 में, और ये घटना कब की है, ये 1303 की है। तो इतने 200-250 सालों में किसको क्या याद रहेगा, यानी कि जो भी कुछ उसको लिखने को मिला तो वो सारी बातें कैसे थी, किंवदंतियों के आधार पर थी। जैसा उसको किसी ने कहा वैसा ही उसने लिख दिया, चलो मैं लिखता हूं तुम बोलते रहो। तो उसने 1540 में ग्रंथ लिख दिया। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो पद्मिनी है ये सिंहल द्वीप की थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप यानी कि इसको श्रीलंका भी कह सकते हैं, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, और ये कहता है कि एक बार क्या हुआ, इसके पास सिंहल द्वीप की राजकुमारी के पास कोई हीरामन नाम का एक तोता था। ठीक है, जो गागरोन में अपन को मिलता है। तो हीरामन नाम का तोता था, तो यहां से राजकुमारी के पास से ये उड़ता उड़ता कहां चला गया, उड़ता उड़ता रावल रतन सिंह के पास चला गया। क्या, तोता, तोते का नाम क्या है, हीरामन। तो उड़ता उड़ता कहां आ रहा है, रावल रतन सिंह के पास आ गया। रावल रतन सिंह के पास बताया कि देख यहां तो कुछ नहीं है, सिंहल द्वीप में देख पद्मिनी है, बहुत सुंदर है, तो उसको ले आ जाके। तो यहां पर ये बताता है कि रावल रतन सिंह जो है वो पद्मिनी की तलाश में सिंहल द्वीप चला गया। और ये यहां पर गड़बड़ इसने कर दी क्या, कि ये कहा है कि 12 वर्ष तक रावल रतन सिंह जो है, राजा जो था चित्तौड़ का कोई, तो ये 12 वर्ष तक क्या हुआ कि यहां पर राजकुमारी को लेने के लिए चल रहा है, दौड़ धूप करी उसने खूब। अब आप ये देखिए कि 1303 में तो ये शासक बना, ठीक है, और 12 वर्ष इसको चलने में लग गए। 1302 में शासक बना और 12 वर्ष इसको लाने में लग गए। तो 1302 और 12 कितने हो गए, अब यानी कि हो गए 1314। लेकिन युद्ध कब बता देता है, ये युद्ध तो बता देता है 1303 में ही हो गया। तो यानी कि उसकी ये जो रचना है इसमें कंफ्यूजन वाली गलत पैदा स्थिति हो गई कि 1302 में तो शासक बना है, 12 वर्ष इसको ढूंढने में लग गए और 1303 में ही युद्ध हो गया, तो बात जमी नहीं। फिर भी चलते हैं। तो यहां पर ये सिंहल द्वीप से राजकुमारी को कहां ले आया, चित्तौड़ में ले आया। तो यहां पर एक तांत्रिक था, चित्तौड़ में रहता था, और ये इसने बताया कि ये तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक था, और इस तांत्रिक ने क्या हुआ, एक बार पद्मिनी को संयोग से देख लिया। जब संयोग से देखा तो राघव चेतन के मन में पद्मिनी को पाने की इच्छा प्रबल हो गई कि काश मेरी भी ऐसी होती। जब रावल रतन सिंह को यह बात पता चली कि इस तरह का कोई तांत्रिक है और इस तरह की बात वो मन में सोच रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ द्वंद्व पैदा हुए और राघव चेतन को वहां से निकाल दिया।
राघव चेतन वहां से किसके पास चला गया, एके के पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चला गया और वहां बोला कि तेरे हरम में, तेरे महल में तो कुछ नहीं है, वहां देख चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के पास कितनी सुंदर रानी है, अगर वो तेरे महल में होती तो तेरे महल की शोभा बढ़ती। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बात को थोड़ा मन में लिया कि काश मेरी भी ऐसी होती। अब आया अलाउद्दीन खिलजी और इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो ये भी ये बताता है कि काफी समय तक घेरा डाले ये पड़ा रहा, 6-7 महीने तक घेरा डाल के चित्तौड़ के पड़ा रहा, बात बनी नहीं। तो उसने रावल रतन सिंह को कहलवाया कि मैं तेरी पद्मिनी को देख के ही चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, उसी को दिखा दे। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने पानी में उसकी परछाई दिखाई और अलाउद्दीन खिलजी की यहीं से नीयत बिगड़ गई और वो उसको पाने की इच्छा को बलवती हो गई और इस तरह से वहां पर युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो क्या है कि पद्मावती कहता है कि वहां पर राघव चेतन और ये सारे के सारे जो हैं वो रावल रतन सिंह को दिल्ली ले गए बंदी बना के, और पद्मिनी को ये मैसेज भिजवाया कि यदि तुम दिल्ली आ जाओ तो हम तुम्हारे रावल रतन सिंह को छोड़ देंगे। रावल रतन सिंह को छोड़ देंगे तो पद्मिनी जो है वो कुछ रानियों के साथ और रानियों के भेष में कुछ पालकियां उसने ली और इन पालकियों में क्या थे, सैनिक थे। पालकियों में सैनिक थे, गोरा बादल भी थे और ये चले गए। उसकी बात यहाँ पर ये हजम नहीं होती कि पालकियों में सैनिक थे तो चित्तौड़ से अगर वो दिल्ली सैनिक जा रहे हैं पालकियों में कुछ रानियों के साथ, कुछ औरतों के साथ, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो गुप्तचर सेना है वो काफी फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतने समय में जब ये सैनिक दिल्ली यहाँ से चित्तौड़ से दिल्ली जाएंगे तो बीच में कहाँ रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे, खाना पीना, दैनिक क्रियाएं करना, तो कभी ना कभी तो इस अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता। इसलिए ये जो है वो बात जमती नहीं है। यहाँ फिर युद्ध होता है और रतन सिंह को छुड़ा के ले आते हैं, फिर से वो आता है, इस तरह से गोरा बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये वाली बात करता है कौन, मलिक मोहम्मद झांसी, और अपने ग्रंथ में करता है पद्मावत और उसकी सत्यता को स्वीकार नहीं करते कुछ इतिहास का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और चलते हैं। रावल रतन सिंह, तो ये बात तो तय है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस रावल रतन सिंह पे अटैक किया था और इस आक्रमण में रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया। ये बात हम कह सकते हैं कि रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया और यहीं पर जो रावल शाखा है, इस रावल शाखा का अंत हो गया। रावल शाखा का अंत हो गया, यानी कि रावल रतन सिंह अंतिम शासक यहां सिद्ध हो गया। अब यहां पे बच गया कौन, पीछे इसका बच गया चित्तौड़। शाखा हो गया, केसरिया भी हो गया, बच गया पीछे कौन, चित्तौड़। तो यहां पर चित्तौड़ में ये याद रखना है, वेरी मोस्ट, ढाईवी पीर की दरगाह, ये याद रखना है अपन को। ढाईवी पीर की दरगाह है कहाँ, चित्तौड़ में है। ये प्रश्न है, ये अपने काम का है। ढाईवी पीर की दरगाह है चित्तौड़ में, तो यहां पर एक अभिलेख खुदा हुआ है ढाईवी पीर की दरगाह चित्तौड़ में कि जब ये चला गया, रावल रतन सिंह को हरा के यहां चला गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, तो पीछे से इसने ये जो चित्तौड़ है वो अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। चित्तौड़ किसको सौंप दिया, खिज्र खां को सौंप दिया। इसका पुत्र था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, यानी कि एके का पुत्र कौन, खिज्र खां। तो खिज्र खां को सौंप दिया, क्या सौंपा, चित्तौड़ सौंपा। और इस खिज्र खां ने क्या किया, इस खिज्र खां ने इस चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। क्या रख दिया, खिजराबाद। और ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है ढाईवी पीर की दरगाह में एक
शिलालेख है और वो यही बात कह देता है कि चित्तौड़ खिजर को सौंप गया, इसका नाम खिजराबाद मिल गया और ये धाईवी पीर की दरगाह चित्तौड़ में जो है इस पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन याद रखना है कि ये धाईवी पीर की दरगाह है कहाँ पे, चित्तौड़ में है। ठीक है, उसके बाद जो चित्तौड़ पे जो रावल शाखा है उस पर कुछ समय के लिए खिजराबाद यानी कि ये खिजर खां रहा, इसको सौंपा और इसने बाद में जो ये चित्तौड़ है वो जालोर का एक शासक हुआ था और उसकी बात अपन करेंगे, तो उसके भाई मालदेव को इसने दे दिया और मालदेव कुछ समय तक रहा और मालदेव के बाद में वापस जो ये चित्तौड़ है वो किसको मिला। फिर अपन ने अभी बात की थी कि एक सिसोदा शाखा थी और सिसोदा शाखा अलग से थी, यानी कि ये सिसोदा के सामंत थे, इन्हीं के सामंत थे, गुहिली थे ये। तो यहाँ पर एक शासक नया उभरा, हमीर, ये सिसोदा गांव का, और इसने मालदेव के पुत्र को वहां से हटाकर सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था राजस्थान के गुहिल वंश का या रावल वंश का एक संक्षिप्त इतिहास और मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करते रहें और आप देखते रहें मीनेक्स स्टडी। कीप वॉचिंग, थैंक यू।